क्या किसको बोलते हैं एंड ये किस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? ओके, सपोज और वी कैन परफॉर्म, ओके, वी कैन परफॉर्म वी कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन in different forms, okay, or different ways, okay, that is called a polymorphism, okay। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? अगर एक एक्शन को मल्टीपल नंबर ऑफ फॉर्म्स में अगर आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको? हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया? दैट इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है? ये ग्रीक वर्ड पॉली से स्टार्ट हुआ है। पॉली बिगिंस ग्रीक वर्ड पॉली, ओके, पॉली बिगिंस ग्रीक वर्ड पॉली एंड मोर्फ्स, ओके, टू ग्रीक वर्ड से पॉली एंड मोप्स। ओके, तो पॉली का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फ्स है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो पॉली का मतलब क्या है, मोप्स का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है यहाँ पे, पॉली मीन्स मेनी, ओके, ये याद रखना, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। एंड मोप्स मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन का अगर मल्टीपल नंबर ऑफ फॉर्म्स में आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल अगर डायरेक्टली मीनिंग अगर समझना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स और मेनी फॉर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेनी फॉर्म्स। अगर अगर हमको एक पर्टिकुलर टैक्स को मतलब परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल वेज अगर हमको मिलता है, मल्टीपल टाइप मतलब मल्टीपल तरीके से हम उस पर्टिकुलर टैक्स को कंप्लीट कर पा रहे, मतलब सिंगल एक्शन को कंप्लीट कर पा रहे, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जनरली अगर हम टू टाइप्स बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म जनरली टू टाइप्स है। ठीक है, टू टाइप्स का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, टू टाइप्स पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म एक होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। ओके, क्या होता है? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। अगर इसको आप बोलोगे, दो प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म आता है। ठीक है, एक कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ओके, तो अभी हम जिस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? अगर आप अपना स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करते हो, अगर आप अपना स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करते हो, दैट इज कॉल्ड ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना, ये भूल जाते हैं। अगर आपका स्टैटिक मेथड, ओके, स्टैटिक मेथड ओवरलोड होता है, ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, स्टैटिक तो समझ में आ गया, जिस मेथड के बैक में, डिक्लेरेशन के बैक में अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक मेथड। अगर स्टैटिक मेथड का कहीं पे ओवरलोड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हमें ऐसा याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं किसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक मेथड ओवरलोडिंग को। ठीक है, स्टैटिक मेथड ओवरलोड को। एंड अभी हम जिस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म में बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम कभी कभी बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ओके, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, जस्ट ए मिनट। ओके, डायनेमिक मेथड डिस्पैच।
इसको हम बोलते हैं रन टाइम और डायनामिक मेथड डिस्पैच। तो याद रखना ये कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम क्या है, डायनामिक मेथड डिस्पैच। ओके, तो ये क्या करता है, इस ये जनरली रिजॉल्व करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देन कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम में थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। इशू क्या होता है, मतलब आप तो स्टैटिक मेथड अगर डिक्लेरेशन करते हो दैट इज कॉल्ड ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये जनरली सीपीयू जो आपका प्रोसेसर है कंप्यूटर का वो डिसीजन लेता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू है प्रोसेसर है वो डिसीजन लेता है कि किस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाएगा। आप इससे पहले एक ओवरराइडिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़े हो, तो लगभग कोडिंग इसका सेम है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें चेंजेस होता है जिसको ये बोला जाता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड यहाँ पे एक चीज आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में भी मतलब आपको आइडिया आएगा कि कैसे वो पर्टिकुलर कंसेप्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड है ऑपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग, यहाँ पे ही आएगा। एंड इसी चीज को हम डायनामिक बाइंडिंग के अंदर भी यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि ये दो जो कंसेप्ट है इंटरव्यू में ट्रिक करके पूछते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक बाइंडिंग क्या है। एंड और एक चीज, इंटरव्यू में कोई इतना एग्जैजरेट करके नहीं पूछते हैं, सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इतना ज्यादा सोचना मत। जो भी आपके पास अभी तक रिकॉर्डिंग्स हुआ है उस रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से ध्यान रखना, मतलब पढ़ना, सारा चीज नोट डाउन करना। एंड बुक को प्रीफर करो, बुक पढ़ो। अगर कुछ भी अगर माइंड में डाउट्स होता है मेरे साथ कनेक्ट करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अभी देखो कैसे ये काम करता है, ये पूरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताया, ऑपकास्टिंग। ऑपकास्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मोस्टली यूज किया जाता है। ऑपकास्टिंग नाम से आपको पता चल गया होगा, ऑपकास्ट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। याद आया क्या मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑपकास्टिंग का मतलब है you refer to the parent class का रेफरेंस। याद रखो पूरा, पेरेंट क्लास रेफरेंस, ठीक है, एंड फॉलो टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास मतलब जैसे पेरेंट एक क्लास है उस तरह चाइल्ड एक क्लास है। तो यहाँ पे पेरेंट पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहोगे, सपोज एक क्लास है पेरेंट, पी इज द रेफरेंस एंड वो रेफर कर रहा है न्यू चाइल्ड, ठीक है, न्यू चाइल्ड को रेफर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ए चाइल्ड क्लास। तो क्लास है ये, अब इसको कैपिटल में लिखो, ठीक है। पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, आइडिया हो गया। तो दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ए ऑपकास्टिंग। एंड ये कैसे काम करता है आप आगे कोड के अंदर देखोगे, ठीक है। तो चलो अभी हम कोडिंग करते हैं कि कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। हमेशा याद रखना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो कंपाइलर होता है उसका इन्वॉल्वमेंट लेस होता है व ना के बराबर होता है। जो रियल काम होता है यहाँ पे प्रोसेसर का, प्रोसेसर यहाँ पे इंक्लूड होता है एंड डिसाइड करता है किस पर्टिकुलर मेथड को मैं कॉल करूँ, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको पता है, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए व एक सिंगल पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपका डिफरेंट वेज होता है, ठीक है। सिंगल एक्शन विथ डिफरेंट वेज। तो पॉली का मतलब क्या है, मेनी, मॉब्स का मतलब है फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका किसके थ्रू कॉल हो रहा है, जनरली ये आपका प्रोसेसर के थ्रू काम करता है, ठीक है। ओके, तो अभी कोडिंग के अंदर चलते हैं एंड कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक रियल टाइम का एग्जांपल करेंगे। आपको तो ऑलरेडी पता होगा, मैं बैंकिंग का एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, बैंक का,
जो कि ओवरराइडिंग कंसेप्ट के अंदर आपने किया था उस चीज़ को, एंड अभी उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर करेंगे। तो थोड़ा सा रुको, मैं दिखाता हूँ बैंकिंग का। अगर यहाँ पे यस, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था। एसबीआई ने, मैंने क्या किया था, आपका यहाँ पे आरबीआई द पेरेंट क्लास था, जिस क्लास के अंदर आपका क्या था, एसबीआई एक्सटेंड्स आरबीआई, देन एचडीएफसी एक्सटेंड्स आरबीआई, एक्सिस एक्सटेंड्स आरबीआई। देन इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास किए थे, जिसके अंदर आप अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। जिस पर्टिकुलर ब्लैंक था उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट होता था, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास का मेथड को कॉल करते थे, एंड दैट मेथड विल बी ओवरराइड टू द पेरेंट क्लास मेथड। उसके थ्रू आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करता था। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। अभी उसी तरीके से हम एक कंसेप्ट को यूज करेंगे। दिस, ये पूरा कंसेप्ट ये सही रहेगा, ये जो आरबीआई का कंसेप्ट रहेगा, लेकिन ऑपकास्टिंग के तरीके से होगा। मतलब पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, मैंने अभी जो बताया। तो देखो कैसे होता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, पैकेज कॉम डॉट पॉलीमॉर्फ्स डॉट जावा। तो इसके अंदर राइट क्लिक करना है, वही सेम चीज करना है, क्लासेस क्रिएट करना है, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से न्यू क्लास, एंड यहाँ पे एसबीआई, ओके, देन एक्सिस, ओके, एक्सिस, देन एचडीएफसी, ठीक है, एच डी एफ सी, देन आपका क्लास इम्प्लीमेंटेशन, एंड जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा। उसी तरीके से हमको गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, ठीक है, आरबीआई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखना है क्या, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आप यहाँ पे फ्लोट में ले जाता हूँ, फ्लोट के अंदर करेंगे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न 0.0f, ठीक है। फ्लोट था, इस वजह से मैंने फ्लोट के अंदर 0.0f डाल दिया, ठीक है। तो ये तो ओवरराइड हो जाएगा ना, तो फ्यूचर आगे जाके। तो अभी नेक्स्ट उसी तरीके से सेम मेथड को यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंस यूज करना है। एक्सटेंस पेरेंट क्लास कौन सा, आरबीआई, एंड इसके नीचे वही फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न जी, यहाँ पे आप देख सकते हो 7.8f, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर में कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अभी सेम चीज़ को तो लिखना है ना, तो इस वजह से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड आरबीआई में सेव कर रहा हूँ जो लिखा है। अभी एसबीआई, उसके बाद एक्सिस, एंड यहाँ पे एक्सटेंस, एक्सटेंस आरबीआई, ठीक है, देन एचडीएफसी, देन यहाँ पे एक्सटेंस
RBI, ओके। देन यहाँ पे आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट जो कि आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और जो ऑपकास्टिंग टेक्निक जो आप यूज करोगे यहाँ पे देखो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे हो रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, पेरेंट क्लास का रेफरेंस में बोला था, कौन सा पेरेंट क्लास का रेफरेंस, RBI R, ओके। मैंने RBI का R ले लिया। अभी मैं नीचे क्या करूंगा, R इक्वल टू न्यू SBI, ठीक है। अभी फिर से R इक्वल टू न्यू एक्सिस, ठीक है। अभी R इक्वल टू न्यू IC, यहाँ पे कौन सा था, HDFC, ठीक है। हो गया। अभी करना क्या है, अभी जिसका मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे उसी के हिसाब से अंदर मैं प्रिंट करूंगा, क्योंकि इसका गेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कॉलन प्लस आपका होगा यहाँ पे कौन सा, R डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हो गया। अभी इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूं बाकी दो के लिए, ठीक है। देख रहे हो, दिस इज द टेक्निक जो मैं आपको बता रहा था कि ऑपकास्टिंग एंड जो पॉलीमॉर्फिज्म जो काम हो रहा है, ये उस कोड को इस कोड के अंदर डिफरेंस क्या है एंड में आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या डिफरेंसेस आएगा। वही सेम चीज हो गया, सेम चीज ओनली आपको यहाँ पे चेंज करना है एक्सिस एंड आर, नेक्स्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका लास्ट में HDFC, ठीक है, HDFC। अभी जो मेरा पहला वाला था देखो, ओवरराइडिंग के अंदर इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्लास का बैंक का अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था एंड वो ओवरराइडिंग होता था। लेकिन यहाँ पे पेरेंट क्लास का मैंने क्या क्या रेफरेंस यूज किया, चाइल्ड क्लास का जितने सारे ऑब्जेक्ट्स थे उसी पेरेंट क्लास के रेफरेंस के थ्रू जो मेथड्स था वो ओवरराइडिंग हुआ एंड आपको अपना स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑपकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ऑप ऑप कास्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ऑपकास्टिंग बोलते हैं। आइडिया हो गया, व्हाट इज ऑपकास्टिंग, ओके। अभी अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। देखो, तो यहाँ पे मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था उसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं किया था, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 8.8, उसके बाद नेक्स्ट 9, हो गया। और फिर से रन करो, आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम हो रहा है। तो अभी हम एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। ये तो था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पहला। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। ये तो सब बहुत सिंपल था, कर लिए। अभी दूसरा करते हैं, दूसरा पैकेज क्रिएट करते हैं। न्यू पैकेज 2 दे देते हैं इसको, कॉम डॉट पॉली
more.com जाओ, ऑलरेडी था यहाँ पे तो इसको 2 कर दो। इसके अंदर करेंगे क्या, हम एक क्लास लेंगे सेप, SHAPE, ठीक है। उसी सेप के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का हम सेप को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है ये, ओनली टेक्निकली आपको समझने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म एक दूसरे तरीके से काम सेम होगा। ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि नहीं, पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही सेम चीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, सेम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा सेप एंड इस सेप के अंदर मैं एक मेथड रखूंगा void draw, ठीक है। कौन सा मेथड है, void draw, एंड इसके अंदर एक प्रिंट करूंगा ड्राइंग, ठीक है। अभी ठीक उसके बाद नेक्स्ट हम न्यू करके चलते हैं एंड यहाँ पे रेक्टेंगल एंड दूसरा सर्कल, ठीक है। अब स्क्वायर भी बना सकते हो, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल एंड सर्कल। देन यहाँ पे हम और एक ले जाते हैं ट्राइंगल, ठीक है, हो गया। अभी लास्ट में एक इंप्लीमेंट क्लास ले जाओ, सेप इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। सिस्टम आउट प्रिंटलन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ओके, तो चलो बाकी क्लासेस के अंदर देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी पहला है आपका क्या, सेप, आपका पहला था क्या, सेप के अंदर हमने कौन सा मेथड लिया, void ड्राइंग। तो सर्कल के अंदर हम लेंगे सर्कल ड्राइंग, ठीक है, जो कि एक्सटेंड्स करेगा किसको, सेप्स को, एक्सटेंड्स सेप, ठीक है, एक्सटेंड्स सेप। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे void सर्कल अंडरस्कोर। अब सर्कल ड्राइंग है, यहाँ पे ओनली ड्रॉ लिखो, ड्रॉ, इसके नीचे आप लिखो सर्कल ड्राइंग, ओवरराइड होगा ओनली, और क्या, ड्रॉ मेथड ओवरराइडिंग होगा, ओके। तो यहाँ पे रेक्टेंगल एक्सटेंड्स, ओके, एक्सटेंड्स सेप एंड नीचे आपका void ड्रॉ, ठीक है, SYSOUT। तो यहाँ पे होगा क्या, रेक्टेंगल ड्राइंग, ठीक है, रेक्टेंगल ड्राइंग। नेक्स्ट आपका नीचे आएगा ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल का भी उसी तरीके से एक्सटेंड्स आपका होगा सेप, ठीक है, एंड उसके नीचे होगा void ड्रॉ, ठीक है, void ड्रॉ, फाइन। एंड इसके नीचे आप क्या करोगे, SYS आप लिखोगे कौन सा वाला, ये ट्राइंगल ड्राइंग, ठीक है, ट्राइंगल ड्राइंग
हो गया आपका सबके सभी मेथड के मतलब क्लास के अंदर, जैसे सर्कल के अंदर ड्रॉ, रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ, एंड शेप के अंदर भी ड्रॉ, एंड ट्राइंगल के अंदर भी ड्रॉ। एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी हम क्या करेंगे, ऑपकास्टिंग टेक्निक को यूज करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जीक्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे एग्जीक्यूशन, देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एच ए पी शेप एस हो गया, अभी एस डॉट सॉरी एस इक्वल टू न्यू सर्कल, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एस वाई एस ओ यू टी लिखना है, एंड यहाँ पे ड्रॉ सर्कल कॉलम प्लेस प्लस देना है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, एस डॉट आपका ड्रॉ, ठीक है, एस डॉट ड्रॉ, जो कि रिटर्न करेगा व्हाट, सर्कल इज ड्रॉइंग। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्या प्लस ऑपरेटर इज अनडिफाइंड द आर्गुमेंट टाइप, ओके फाइन, थोड़ा सा यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ड्रॉ, ओके सब तो सही लग रहा है, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ओके जस्ट अ मिनट चेक कर लेता हूँ, डी आर ए डब्ल्यू डी आर ए डब्ल्यू डी आर ए डब्ल्यू, ठीक है, एंड ट्राइंगल के अंदर भी डी आर ए डब्ल्यू। अभी सेव का मैंने एस किया, एस का ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ओके प्लस दिया, एस लिखा, डॉट, देन डी आर ए डब्ल्यू मेथड, ओके ओके। तो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है, प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने वहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, हर पर्टिकुलर मतलब मेथड के अंदर यहाँ पे क्या है, वॉइड है। अगर आप रिटर्न करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, और देखना चाहते हो तो इस तरह का देखो देखो, ये भी और अच्छा तरीका है, प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये रिटर्न करेगा यहाँ से, रिटर्न, ठीक है, प्रिंट करेगा वहाँ पे, ठीक है, हो गया। अभी देखो इसको भी मैं हटा रहा हूँ, दैट्स ए स्ट्रिंग, एरर आ गया, सडनली एरर आ गया। अभी इसको हटाओ, मैं रिटर्न करके वहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो रिटर्न स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, बस हो गया। तो स्ट्रिंग ड्रॉ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आपको रिटर्न लास्ट में ये डालना है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी वही स्ट्रिंग, ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पे रिटर्न रिटर्न। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्ट करके कॉल करना है ओनली मेथड्स को। अगर प्रिंट करना चाहते हो, जहाँ पे कॉल कर रहे हो वहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। नहीं तो क्या होता है, अगर वॉइड ड्रॉ करते हो तो ये जो मैं सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर ये लिखा हूँ ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको कॉल करना है क्या, इस तरीके से, एस डॉट ड्रॉ। अगर वॉइड के अंदर करते हो तो ये जो टेक्निक्स है आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये बेसिक टेक्निक्स है, ठीक है, ओनली इतना कॉल करना है। इस वजह से वो एरर दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, बिकॉज मैं वहां से रिटर्न नहीं कर रहा था, ओनली वॉइड था, उस वजह से। तो अभी दिखाए, अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी तो सही हो गया। अभी यहाँ पे एस इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल मैं ब्रैकेट कर दिया और नीचे आ गया। अभी एस वाई एस ओ यू टी, देन ड्रॉ रेक्टेंगल, ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल, देन प्लस एस डॉट डी आर ए डब्ल्यू, हो गया। उसके बाद एस इक्वल टू न्यू आपका आ गया लास्ट में ट्राइंगल, ट्राइंगल ब्रैकेट, उसके बाद एस वाई एस ओ यू टी, ड्रॉ ट्राइंगल, प्लस एस डॉट ड्रॉ, ठीक है, हो गया।
तो अभी प्रिंट करो, देखो रन आज, ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्राइंग, ड्रॉ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्राइंग, ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एग्जीक्यूशन होता है। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ्स मतलब सेवरल फॉर्म्स। ठीक है, आइडिया हो गया कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है एंड कैसे काम करता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के जाएंगे। क्या आपके लिए मैं एक दे रहा हूँ, एक टैक्स दे रहा हूँ, एक आप क्या करोगे, एक पेरेंट क्लास करोगे एनिमल। ठीक है, पेरेंट क्लास होगा कौन सा, पेरेंट क्लास होगा आपका एनिमल, एंड चाइल्ड क्लासेस जो होंगे क्या क्या हो सकते हैं, डॉग, कैट एंड लायन। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर आपने एक मेथड यूज करोगे, कॉमन मेथड जो होगा ईट। कौन सा मेथड होगा, ईट। ईट क्या है, एक मेथड है, एंड यहां से आप रिटर्न करोगे ईटिंग। यहां से आप रिटर्न करोगे ईटिंग, एंड हर एक केस के अंदर जैसे डॉग के अंदर होगा क्या, डॉग इट, तो डॉग रिटर्न डॉग ईटिंग। कैट के अंदर होगा क्या, डबल कोट के अंदर लिखोगे कैट, कैट ईटिंग। उसी तरीके से लाइन के अंदर लिखोगे रिटर्न लायन ईटिंग। हो जाएगा ना। ठीक है, दिस इज द पेरेंट चाइल्ड। ओके, एनिमल एंड डॉग, देन कैट, देन लायन। जैसे मैंने अभी सेव का किया वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है एंड ये काम करना है। ये कोडिंग फोडिंग आपको नेट में शेयर कर दूंगा, ऑनलाइन से शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। फाइन, अभी नेक्स्ट चलेंगे डायनामिक बाइंडिंग। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट हमें टॉपिक चलेंगे डायनामिक बाइंडिंग। तो इसको सेव कर देते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। अभी नेक्स्ट होगा डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, डायनामिक बाइंडिंग। तो बाइंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग ए मेथड कॉल टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या है, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग ए मेथड कॉल। ठीक है, मेथड कॉल, कॉल टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बाइंडिंग। ठीक है, याद रखना, अगर आपको कोई पूछता है बाइंडिंग का मतलब क्या है, कनेक्टिंग द मेथड, कनेक्टिंग ए मेथड कॉल टू द मेथड बॉडी। ठीक है, जैसे मेन फंक्शन के अंदर एक मेथड है, ठीक है, एक्स वाई जेड करके एक मेथड है। अगर उस मेथड अपना मेथड बॉडी को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ए बाइंडिंग। ओके, एंड ये डायनामिक बाइंडिंग कब होता है, रन टाइम में डायनामिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम में स्टैटिक बाइंडिंग। तो ये भी याद रखो, इसका भी एक स्टैटिक बाइंडिंग डायनामिक मतलब एक कंसेप्ट है। स्टैटिक बाइंडिंग होगा कब, कंपाइल टाइम में, कंपाइल टाइम। एंड दूसरा जो होगा आपका डायनामिक, दैट इज रन टाइम। रन टाइम, ठीक है, दैट इज
ओके, आइडिया हो गया। अभी ये कैसे काम करता है डायनेमिक बाइंडिंग, अभी समझते हैं कोड कैसे इसका डिजाइन किया गया है। तो स्टैटिक बाइंडिंग हम जनरली किसको बोलेंगे, अगर इसको हम जनरली, और भी एक कंसेप्ट है स्टैटिक बाइंडिंग का, इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग को हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, नाम याद रखो, भूलो मत, अर्ली बाइंडिंग। एंड उसी तरीके से रन टाइम बाइंडिंग को दूसरा हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग। ठीक है, लेट बाइंडिंग, लेट लेट बाइंडिंग। ओके, तो स्टैटिक बाइंडिंग किसको बोलेंगे, अनलेट बाइंडिंग किसको बोलेंगे? तो दिस इज स्टैटिक बाइंडिंग किसको बोलेंगे? तो जब आपका व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड। ठीक है, व्हेन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइप अगर डिटरमाइंड होता है कंपाइल टाइम में। ठीक है, किस टाइम पे? कंपाइल टाइम पे, डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम it is known as static बाइंडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। याद रखना ये चीज को, ऑल आर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन व्हेन, इसका ठीक रिवर्स, व्हेन टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट is determined at runtime, it is known as runtime बाइंडिंग। ठीक है, known as runtime बाइंडिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग ऑल्सो। तो ये काम कैसे करेगा, अभी हमारा मेन कंसेप्ट है कैसे हम इसको डायनामिक बाइंडिंग काम कैसे करते हैं। हम अभी एक थ्रू कोड हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, ओके, तो पहले हमारा जो स्टैटिक बाइंडिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज ए स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, अगर आपका क्लास के अंदर इफ देयर इज एनी प्राइवेट फाइनल और static, if there is private final or static method in a class, then it is called then it called static binding। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर मेथड प्राइवेट फाइनल और स्टैटिक मेथड होता है किसी क्लास के अंदर, प्राइवेट मेथड होगा, फाइनल मेथड होगा और स्टैटिक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक बाइंडिंग। मतलब कंपाइल टाइम में ये डिसीजन हो जाता है, अर्ली डिसीजन हो जाता है कि ये मेथड आपका कंपाइल टाइम के अंदर बाइंडिंग होगा अगर आपके अंदर स्टैटिक, फाइनल एंड प्राइवेट होता है। तो याद रखना ये कीवर्ड्स, प्राइवेट, फाइनल एंड स्टैटिक। ठीक है, कैसे? मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम करके दिखाता हूँ स्टैटिक बाइंडिंग का। चलो, तो यहाँ पे हम एक पैकेज करते हैं स्टैटिक बाइंडिंग का, न्यू पैकेज com डॉट स्टैटिक अंडरस्कोर बाइंडिंग डॉट
जावा। तो इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ दैट इज कॉल्ड डॉग, एंड इस डॉग मेथड देन इम्प्लीमेंट करूँगा इसके अंदर, एंड यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा जो कि फाइनल हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो मैं प्राइवेट लेके करूँगा, प्राइवेट void it, एंड इसके अंदर sy एक प्रिंट करूँगा, क्या होगा ये, डॉग इज ईटिंग। ओके, तो अभी इस मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग एंड डी डॉट कौन सा, इट। ओके, दिस इज स्टैटिक बाइंडिंग कंसेप्ट, बाइंडिंग कंसेप्ट। ठीक है, याद रखो, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग कंसेप्ट। अब इसको रन करो, आगे डॉग इज ईटिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है, वही ओवरराइडिंग कंसेप्ट के जैसा होगा। लेकिन आपको अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक बाइंडिंग क्या डिफरेंस है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपको दिमाग लगाना है, वहाँ पे ऑपकास्टिंग टेक्निक यूज होता है। क्या यूज होता है, ऑपकास्टिंग टेक्निक। अगर आप डायनामिक बाइंडिंग में समझोगे तो यहाँ पे आपका ओवरराइड कंसेप्ट को ही यूज किया जाता है, कब किस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाता है, दैट इज कंसेप्ट इंक्लूडेड इन ए डायनामिक बाइंडिंग। कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है, कंपाइल टाइम में कौन कॉल हो रहा है, रन टाइम पे कौन कॉल हो रहा है। कंपाइल टाइम में कॉल होने के लिए आपको स्टैटिक फाइनल प्राइवेट डिक्लेरेशन होना चाहिए मेथड में, तो दैट इज ए कंपाइल टाइम कॉलिंग। अगर रन टाइम में कॉल हो रहा है तो वहाँ पे प्राइवेट फाइनल एंड स्टैटिक यूज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पेरेंट चाइल्ड का अंदर, अगर रिलेशनशिप के अंदर पेरेंट के अंदर जो मेथड होगा चाइल्ड के अंदर वही मेथड होगा, एंड चाइल्ड का मेथड पेरेंट मेथड के अंदर सिंपल ओवरराइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, बस इतना ही। अभी चलो देखो डायनामिक बाइंडिंग का एग्जांपल। अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज कॉम डॉट डायनामिक अंडरस्कोर बाइंडिंग डॉट जावा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी चलो क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास करेंगे कंपनी, 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 एंड अनदर क्लास क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो कंपनी क्लास के अंदर हम एक मेथड यूज करेंगे रन और प्लेस, और आप कोई भी एक मेथड लो जो कि कंपनी के ऊपर ओवरराइड होगा, मतलब एम्प्लॉय का मेथड कंपनी मेथड के ऊपर ओवरराइड होगा। तो क्या नाम देने, कौन सा मेथड देने से इजी रहेगा, तो एक मेथड का नाम सोचो जो कि एक कंपैरेटिवली मैच करे कंपनी के साथ। कंपनी रन लिखो, ठीक है, कंपनी रन, ठीक है, एंड यहाँ पे SYSOUT पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, पास्ट 20 ईयर्स कंपनी रन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन, एंड यहाँ पे मैंने लिखा पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, अभी सेम चीज एम्प्लॉय के अंदर एक्सटेंड्स होगा, एक्सटेंड्स
एम्प्लॉय एंड इसके अंदर आपका, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉय बोल रहा हूं, कंपनी एक्सटेंड्स कंपनी एंड इसके अंदर void run SYSOUT, यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्लॉय वर्क कंटिन्यूस पास्ट 5 years till now. 5 years till now. ओके, तो ये था हमारा जो स्टेटमेंट, पेरेंट क्लास का जो मेथड है रन कंपनी का, उसके ऊपर ओवरराइड करेगा। तो कैसे, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो कि ऑब्जेक्ट होगा किसका, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय, आप ये कर सकते हो पेरेंट क्लास का रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आपका आएगा कंपनी सी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, देन सी डॉट रन। ठीक है, अभी रन करो। एम्प्लॉय वर्क कंटिन्यूस पास्ट 5 years टिल नाउ। तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉय कंपनी का जो रन मेथड है उसके ऊपर ओवरराइड हो गया। ठीक है, कंपनी का जो रन मेथड है ओवरराइड हो गया। समझ में आ गया। तो ये था आपका कंसेप्ट मेथड, कौन सा, जो कि डायनामिक मेथड, जो डायनामिक हम जो बोलते हैं बाइंडिंग। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल कर रहे हैं ना डॉट ऑपरेटर के थ्रू, तो इट इज द कॉलिंग द कनेक्टिंग टू द मेथड कॉल टू द मेथड बॉडी। तो ये जो मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे रन मेथड का, ये मेथड को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद मेथड के बॉडी के साथ। बॉडी किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए बॉडी। ये जो देख रहे हो ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए मेथड बॉडी। एंड ये जो पर्टिकुलर मेथड है कॉल कर रहा है, दैट इज जो रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहा है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस के थ्रू जो कॉल हो रहा है, एंड ये कनेक्ट कर रहा है अपना बॉडी पार्ट को, दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, अगर वहां पे अगर हम फाइनल, स्टैटिक एंड प्राइवेट यूज करते तो कंपाइल टाइम, नहीं तो डायनामिक। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, किसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फाइन। अभी चलो नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये था आपका डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, अभी हमारा मेन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके बाद इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसके बाद इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो चलो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, किसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, किसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फाइन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं, एक क्लास which is declared, a class which is declared with the abstract
abstract keyword is known as abstract क्लास। ठीक है, अगर कोई भी क्लास जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा डिक्लेरेशन हो जाता है, उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो हम उस क्लास के अंदर जो मेथड्स भी हैं उसका भी हम एब्स्ट्रैक्ट या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कब आएगा, जब उस क्लास के अंदर कोई भी मेथड का बॉडी पार्ट अगर डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उस क्लास के अंदर कोई बॉडी पार्ट अगर किसी मेथड का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए एब्स्ट्रैक्ट। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलेंगे, जिसका बॉडी पार्ट होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड डज नॉट हैव ओन बॉडी पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, अभी आप जो देख रहे थे ये जो फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ए बॉडी पार्ट। अगर कोई भी क्लास के अंदर आप मेथड डिक्लेरेशन कर रहे हो व मेथड डिफाइन कर रहे हो एंड उस मेथड में बॉडी पार्ट नहीं है, तो दैट मेथड विल बी एब्स्ट्रैक्ट, देन ऑटोमेटिकली क्लास विल बी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हो बिगिनिंग में, तो वहां पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट ये दो टाइप का मेथड हो सकता है। अगर आप क्लास बिगिनिंग में एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन नहीं करते हो, आप सिंपल डिक्लेरेशन करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको कभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है, तो उस समय ऑटोमेटिकली आपको ये इक्लिप्स क्या करेगा, फोर्स करेगा, प्लीज कन्वर्ट टू द क्लास इन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, आप देखो अभी आगे मैं कोड के अंदर बताऊंगा। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन है क्या, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन है क्या। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इज ए प्रोसेस, क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग। ठीक है, क्या है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग the implementation details. These are the interview questions. Okay, and showing, आपको पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। तो आपको दिमाग में ये लगाना है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी to the user called abstraction or data abstraction called data abstraction। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को कि क्या है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जितना आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर शो कर रहा है, दैट इज आपको व्यू हो रहा है, पता चला। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करता हूँ इंटीजर ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कर रहा हूँ इंटीजर ए, इन ए, आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए इज ए वेरिएबल
which is a integer type, that is called showing the informational part but only functionality, मतलब ए जो पर्टिकुलर वेरिएबल है इंटीजर इसका टाइप है, यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होगा न्यूमेरिकल फॉर्म का होगा, नो फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन अगर इस केस के अंदर अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो इंट ए डिक्लेरेशन हुआ इंटरनली ये कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे डाटा को स्टोर करता है, मेमोरी में एड्रेस के अंदर कैसे स्टोर होता है, ये सारे बातें अगर कोई आपको पूछता है ये आपके जानने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन ये बोल रहा है कि आपको ओनली इन्फो वाला पार्ट को चाहिए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड है एब्स्ट्रैक्शन। कभी भी दिमाग में अंदर ये चीज कंफ्यूजन मत होना कि एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम है। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्शन एक इस पर्टिकुलर प्रोसेस है, किसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड है। यहाँ पे आपको पता चला कि कैसे हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब जो भी इंफॉर्मेशनल पार्ट देखते हो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है, आपको क्लास को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन करते हो वहां पे आपका जो फंक्शनलिटी होता है उस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होता है। तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर एक बार एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन हो गया तो उस क्लास के अंदर हम कोई भी इंप्लीमेंट पार्ट नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन होता ही नहीं, होता कहाँ पे है, उस क्लास का चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, कैसे अभी आप देखो। ठीक है, चलो तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है कैसे हम अचीव करते हैं, अचीव कैसे करते हैं, टू वेज वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे, एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है इंटरफेस। ठीक है, जो कि फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट है, एंड ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये पार्शियल 0 to 100% के अंदर आता है एंड पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट याद रखना ही सारा। ओके, जो एब्स्ट्रैक्शन अभी मैं बोल रहा था, द प्रोसेस, अभी ये दो तरीके से ही होता है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट डाउन करो। पहला नंबर है, पहला पॉइंट है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब कैसे हम बोल सकते हैं क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिक्लेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, जब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड, तो इसके पास क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका जो मेथड्स होता है दो तरीके का होता है, एक है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में होगा, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में होगा। अगर एक क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेरेशन हुआ है उसके अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में होगा, एंड वहां पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट जिस मेथड का अपना खुद का बॉडी पार्ट वहां पे डिक्लेरेशन हो गया, अगर हम उस तरीके का मेथड डिक्लेरेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड ए नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और एक चीज
it cannot be initiated, it can't be, okay, instantiated. ठीक है, तो abstract क्लास के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स, जो भी डिक्लेरेशन होगा ना चाइल्ड क्लास के अंदर ये सारा एक्सेसिबल होगा, एंड स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। उसके बाद 5, ओके, और एक चीज, अगर आपके पास फाइनल मेथड किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेरेशन हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेरेशन हुआ है, ओके, इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन द चाइल्ड क्लास not to change the body part of the method। अगर आपका फाइनल डिक्लेरेशन किया गया होगा, एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड फाइनल डिक्लेरेशन करके रखा गया है, आप अगर चाइल्ड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप वहां पे कोशिश करोगे कि उस मेथड का बॉडी पार्ट को चेंज कर दो, नहीं होगा। फाइनल डिक्लेरेशन मतलब फाइनल, मैं पिछले क्लास के वीडियो के अंदर बताया था कि फाइनल कैसे काम करता है, ठीक है, बॉडी पार्ट ऑफ द मेथड। बस ये 5 पॉइंट दिमाग में डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट कोडिंग के अंदर चलेंगे, कैसे ये काम करता है आफ्टर। चलो सिंपल तरीके से अब अभी हम कोड करके हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे डिक्लेरेशन होता है, काम कैसे करता है, एंड ये जो प्रॉपर्टी अभी बताया प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज इंप्लीमेंट कैसे होता है। चलो, तो एक क्लास बनाओ, एक पर्टिकुलर पैकेज पहले बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट पैकेज फॉर्म डॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट जावा, हो गया। अभी इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर न्यू करके अब ये क्लास बनाओ, यहाँ पे एक बाइक दे दो, ओके, बाइक, और नीचे ओके एक रन बटन को क्लिक करो, देन नेक्स्ट होंडा, ठीक है, एंड यहाँ पे एक मेथड है मेन मेथड। तो बाइक के अंदर क्या करोगे, एक मेथड डिफाइन करोगे, जैसे void रन मेथड, एंड ये जो रन मेथड है, ये इसका बॉडी पार्ट यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया, ठीक है, जस्ट ए मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, void रन, जिसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट डिक्लेरेशन नहीं किया। अगर ये void रन मेथड के अंदर बॉडी पार्ट डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये बोलेगा चेंज बाइक डॉट रन टू एब्स्ट्रैक्ट। तो किसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर मेथड का बॉडी पार्ट नहीं है किसी क्लास के अंदर, आप डिक्लेरेशन पर डिफाइन नहीं करते हो, बॉडी पार्ट मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हो मेथड के अंदर, दैट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट। तो ये आपको बोलेगा फोर्सफुली एब्स्ट्रैक्ट करो। अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ, क्लास कैसे बिना एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रहेगा, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, देखो मेक द बाइक एज एब्स्ट्रैक्ट, खत्म, हो गया। तो ये था आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन करना, ठीक है। आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, जैसे void, मैंने यहाँ पे लिखा नॉन एब्स्ट्रैक्ट, नॉन अंडरस्कोर एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्कोर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे क्या, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड,
ठीक है, जिसका बॉडी पार्ट है उसको हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। देखो हो गया। अभी नेक्स्ट अनदर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं फाइनल यूज करके। फाइनल मेथड, यहाँ पे हम दे देते हैं फाइनल करके लिख देते हैं। ओके, फाइनल मेथड। एंड यहाँ पे हाँ एक वॉइड लिखो, वॉइड फाइनल मेथड। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको एक लिखना है क्या, दिस इज फाइनल मेथड, दिस इज फाइनल मेथड, दिस इज फाइनल मेथड। ठीक है, हो गया आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एक फाइनल मेथड हो गया। अभी चलो इसको इस सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर। एक्सटेंड्स करो, एक्सटेंड्स बाइक। ठीक है, एक्सटेंड्स बाइक। एंड यहाँ पे नीचे ये देखो ऑटोमेटिकली एरर दिखा देगा क्योंकि इंप्लीमेंट करना है ना। लिखा है ना, देखो ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड। अगर आप यहाँ पे ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड करते हो, जो कि पेरेंट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ है उसको यहाँ पे ये करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका क्या, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अगर नहीं करते हो, पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन हुआ है, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल मेथड है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, ओनली कॉल करना है। लेकिन जो ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको अगर यहाँ पे आप कॉल करके व इम्प्लीमेंट करते हो तो ठीक ठाक है, अगर नहीं करते हो तो ये मेथड क्या होगा, इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना ये चीज को। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओवरराइड हुआ, पेरेंट मेथड के अंदर ही ओवरराइड हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Honda is running, Honda is रनिंग। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम कॉल करते हैं, तो होंडा एच इक्वल टू न्यू होंडा, एंड इसके अंदर आप क्या करोगे, एच डॉट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एंड उसके बाद एच डॉट आपका फाइनल मेथड। ठीक है, फाइनल मेथड। हम तो इसमें चेंज नहीं कर सकते फाइनल मेथड को, ओनली कॉल करके देखना है। ठीक है, एंड दूसरा लास्ट में रह गया, रन मेथड को भी कॉल करना है ना, एच डॉट रन। तो इसको रन करो, आगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन फाइनल मेथड, होंडा इज रनिंग। तो इस तरीके से आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास काम करता है। ओके, ओके। आप जो बैंक का जो अभी टेक्निक यूज किए थे, कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म में, ओवरराइडिंग कंसेप्ट के अंदर, बाइंडिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो, अभी उसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी जो पर्टिकुलर एस बी आई आर एक्सिस बैंक एच डी एफ सी वो क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंट करके अपना खुद का इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, हो गया, कुछ डाउट है? अगर मेरा आफ्टर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है,
जैसे यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ बाइक, एंड यहाँ पे SYSOUT आफ्टर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, आफ्टर क्लास कंस्ट्रक्टर। अब ये क्या होगा, जब हम कॉल करेंगे, मतलब जब पेरेंट क्लास का इंप्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा। ठीक है, अभी रन करो, क्योंकि यहाँ पे तो इंप्लीमेंट हो रहा है ना, देखो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ आफ्टर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं 2-3 प्रोग्राम दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई करो। तो पहला आप करोगे कौन सा वाला, वो बैंक वाला, ठीक है। तो बैंक आप रखोगे RBI, जो कि होगा आफ्टर क्लास, एंड इसके अंदर एक मेथड होगा, मेथड क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होगा। एंड उसके बाद चाइल्ड क्लासेस क्या होगा, जो इम्प्लीमेंटेड करेगा RBI को, SBI, ओके, SBI, HDFC, देन एक्सिस, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट क्या करेगा, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा और एक करना, सेप, मैंने बताया था अभी, सेप आपको लेना है, जो कि पेरेंट क्लास होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, एंड इसके अंदर आपके पास एक मेथड होगा, सेप के अंदर आपको एक वॉइड ड्रॉ करके जैसे मेथड लिए थे, वही ड्रॉ मेथड आप लोगे यहाँ पे, ड्रॉ मेथड आज एब्स्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद चाइल्ड क्लासेस क्या होगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ओके, स्क्वायर भी ले सकते हैं, जो कि इंप्लीमेंट करेगा किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, ठीक है। हो गया, ये 2 टैग्स आपको करके लाना है, ठीक है, ये होमवर्क रहा, टास्क, ओके, करके लाओ, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछना। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस के बारे में, ठीक है, इंटरफेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज इतना रखते हैं।